नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास जारी। गेहूं की फसल में जिंक की कमी को कैसे पहचानें। मटर की फसल में कीट नियंत्रण। घर में बनाएं उत्तम पशु आहार और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाएं और पानी बचाएं किसान भाई। और अब खबरें विस्तार से। संभागायुक्त श्री एसबी सिंह ने कहा है कि चालू रबी सत्र में रासायनिक उर्वरक विशेष तौर पर यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर पहल की जा रही है। वे गत दिवस संभाग में कृषि विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को बायो खाद का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। रासायनिक उर्वरक के गैर जरूरी उपयोग से लंबे समय से उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संभागायुक्त श्री सिंह ने खेती योग्य जमीन का मिट्टी परीक्षण कर साइल कार्ड बनाने पर विशेष जोर दिया। साइल कार्ड बनने से किसानों को मालूम रहेगा कि उनके खेत में किस उर्वरक तथा कौन से अन्य तत्वों की कितनी मात्रा की जरूरत है। उसी के अनुरूप खाद का उपयोग किया जा सकेगा। जिंक की कमी सबसे पहले पौधे के नीचे से तीसरी या चौथी पत्ती पर नजर आती है। इससे पत्तियों के बीच में हल्के पीले रंग के अतिरिक्त धब्बे आ जाते हैं, जो बाद में मिलकर सफेद, पीली व हरे रंग में बदल जाते हैं। बाद में इनसे ऊपर व नीचे वाली पत्तियां भी प्रभावित हो जाती हैं। अधिकतर ये लक्षण पत्तियों के मध्य भाग में बुवाई के 20 से 30 दिन बाद दिखाई देती है। सबसे बाद में पत्तियां मुड़ जाती हैं और शिथिल होकर गिर जाती हैं। नोक वाला सिरा हरा हो जाता है। जस्ते की कमी के कारण फसल कम से कम 2 हफ्ते पहले पक जाती है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। मटर की फसल में इस समय कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो फसल के लिए बहुत हानिकारक है। मटर की फसल में फूल आने की अवस्था पर एक हल्की सिंचाई करें। फसल की इस अवस्था में तना भेदक और बिहार की रूमल इल्ली बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। साथ ही लीफ माइनर तथा माहू भी फसल को बहुत नष्ट करती है। फली भेदक व इल्लियों को नष्ट करने के लिए क्लोरोसाइपर 1 मिलीलीटर दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 600 से 700 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। साथ ही माहू और लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास की 600 मिलीलीटर की मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव अवश्य करें। आप पौष्टिक और संतुलित पशु आहार, जो बाजार के पशु आहार से सस्ता और अच्छा हो, अपने घर पर ही बना सकते हैं। 1 क्विंटल पशु आहार बनाने के लिए 25 किलोग्राम दला हुआ जौ, मक्का, ज्वार या बाजरा, 20 किलोग्राम क्षतिग्रस्त गेहूं, 18 किलोग्राम गेहूं की चापड़, 10 किलोग्राम चावल की भूसी, 25 किलोग्राम मूंगफली या सरसों की खली, 1 किलोग्राम खनिज लवण और 1 किलोग्राम साधारण नमक को साफ स्वच्छ फर्श पर डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह से मिलाएं। याद रहे, चरने वाले पशुओं को पशु आहार चराई के बाद शाम को ही खिलाना चाहिए। सुबह खिलाने से पशु चराई में रुचि नहीं लेते। फिर भी दुधारी पशुओं को दाना मिश्रण की मात्रा सुबह शाम दोनों समय उनकी जाति और दूध उत्पादन के अनुसार घटाई बढ़ाई जानी चाहिए। बेहतर जल प्रबंधन के लिए बूंद बूंद या टपक सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, एक अच्छा साधन है। टपक सिंचाई विधि उद्यानिकी, फलदार फसलों व सब्जियों की फसलों में बड़ी ही कारगर सिद्ध हुई है। इस विधि के द्वारा पौधों को उनके तापमान, उम्र, मृदा के प्रकार, जलवायु के अनुसार बूंद बूंद कर उनके पौधों की जड़ों के पास जल उपलब्ध कराया जाता है। इस विधि को अपनाने से 50 से 60% तक पानी की बचत होती है। साथ ही बड़े क्षेत्र में सिंचाई एक ही समय में एक समान तरीके से की जा सकती है। इसके लिए फसल या बाग के प्रारूप के अनुसार 2 फीट गहरी नाली खोदी जाती है। इन नालियों में निर्धारित मोटाई की पीवीसी पाइप बिछाई जाती है। पंपधर या नलकूप से जुड़ी मुख्य पाइप को नाली में बिछाकर अन्य सहायक पाइपों से जोड़ दिया जाता है। फिर फसलों या पेड़ों की पंक्तियों के अनुसार इन्हें बिछा दिया जाता है और पंप के माध्यम से पानी फिल्टरों से होता हुआ पाइप द्वारा मुख्य पाइप से सहायक पाइप और सहायक पाइप से जुड़े पाइपों द्वारा पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद के रूप में प्रभावित होता रहता है। इसमें ड्रिप यानी बूंदों की संख्या का निर्धारण पौधे के पानी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में आज फिलहाल इतना ही, और अब चलते चलते एक नजर डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, वर्ष 2014 अब हमसे विदा ले रहा है और एक नजर हम डाल लेते हैं कि हमने क्या किया। कृषि दर्शन आपके लिए कहां तक पहुंचा, कितने सारे विषय हमने खेती, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन से जुड़े हुए विषय हमने उठाए। हम डिंडोरी जैसे दूर दराज अंचलों में गए और वहां से हमने फसल संगोष्ठी की। हमने रायसेन और इछावर जैसे क्षेत्रों में भी कृषि दर्शन के कृषि संगोष्ठियां की। हर समस्या का समाधान हमने आपको प्रयास किया कि यहाँ सजीव फोन इन कार्यक्रम के जरिए दिलाया जाए और आपका प्यार, आपका स्नेह हमसे लगातार जुड़ा रहा। हम चाहेंगे कि अगले वर्षों में भी ये सिलसिला जारी रहे। फिलहाल प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं इस वर्ष का आखिरी सजीव फोन इन कार्यक्रम। हमारे साथ हैं डॉक्टर जैनेन्द्र कनौजिया साहब, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं। सीहोर के कृषि विज्ञान केंद्र से आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम आपका स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, हम जैसे कि कोशिश करते हैं कि न सिर्फ हम खरीफ और रबी फसलों पर कार्यक्रम करें, बल्कि उद्यानिकी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उद्यानिकी के बिना लाभकारी खेती की कल्पना नहीं की जा सकती। उद्यानिकी में क्या कुछ सामूहिक कार्य करना है और ठंड की तीव्रता के साथ भी फसलों को सुरक्षित रूप से बचाने की चुनौती जो हमारे साथ है, ये से हम जरूर विचार विमर्श करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या सामूहिक कार्य है मौसम को देखते हुए? श्रीवास्तव जी, देखिए, मुख्य रूप से अगर मैं उद्यानिकी फसलों की बात करूं तो इस समय हमारे किसान भाइयों के खेतों में आलू की फसल, टमाटर, बैंगन, मिर्च, मटर और इस समय जो पत्ती वाली सब्जी की जो फसलें हैं, जिनमें मेथी है, पालक है, धनिया है,
और लहसुन, मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश की औषधि फसलों में खासतौर से देखें जिसका बहुत बड़ा रकबा है, ये प्रमुख रूप से ये फसलें किसानों ने अपने खेतों में लगाई हुई हैं। और जहाँ तक फल वृक्षों की बात है, जिनमें अमरूद इस समय किसान भाई हमारे बगीचों से तोड़कर उसकी बाजार में उसको बेच रहे हैं। आंवला बाजार में जा रहा है जी। आम की जो बात है, आम की फसल में फूल आना प्रारंभ हो चुका है कहीं कहीं पर, या यूं कहें कि जनवरी का जो माह है उस पर अच्छी बहार आने वाली है। तो ये मुख्य रूप से बड़ी महत्व की इस समय हमारे किसानों के लिए फसलें हैं। और इन फसलों में जो सामयिक कार्य हैं उनमें खासतौर से हम टमाटर फसल की यदि बात करें तो ये जो सर्दी का मौसम है, जो अचानक तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, इससे इस फसल के बचाव की आवश्यकता है। या यूं कहें कि जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उनमें सिंचाई पर विशेष तौर से हमारे किसान बंधुओं को ध्यान देने की आवश्यकता है कि पानी यदि पर्याप्त मात्रा में खेत में मौजूद है तो ये जो तापमान है उसको वो संतुलित करने में फसलें सक्षम होती हैं। और कम तापमान में, या यूं कहें कि पाला जैसी स्थिति जब निर्मित होती है, उससे भी हमारी फसलों में बचाव की पूरी संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये सब्जियों में बहार का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम, अगर कठिन है तो सब्जियों के लिए बहुत उपयुक्त मौसम भी है। हाँ। लेकिन आपने कहा कि पाले जैसी समस्या का सामना किसानों को करना पड़ सकता है मौसम की विपरीत स्थिति में। कृषि विभाग की एक सलाह हमारे पास में है। कृषि विभाग ये कह रहा है कि चूंकि कई क्षेत्रों में प्रदेश के तापमान बहुत तेजी से उतर रहा है, ऐसे में किसान भाइयों को हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से करना चाहिए, क्योंकि सूखी जमीन पाले के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इसके अलावा थायो यूरिया का 500 ppm का, यानी 1000 लीटर पानी में 500 ग्राम यूरिया मिलाकर उसका छिड़काव करना, और जगह जगह पर कचरे की ढेरी लगाकर धुआं करना शाम के समय, ये जरूरी है पाले से बचाव के लिए। आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बात आपने थायो यूरिया की तो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक किसान ये कर भी सकता है। पाला, मैं यहाँ थोड़ा किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पाला कैसे पड़ता है। तो श्रीवास्तव जी, एक्चुअल वास्तव में जब मौसम में तापमान में अचानक गिरावट आती है या दोपहर के समय तक हम ये देखते हैं कि हवा का बहाव किसी दिशा में होता है और अचानक हवा रुकती है और तापमान में शाम होते होते तक अचानक बड़ी तेजी से गिरावट होती है, तो हमें हमारे किसान भाइयों को ये समझ लेना चाहिए कि रात में आज पाला जमने की संभावना पूरी है। अब इसका उपचार क्या होगा, इसको हम बाद में जैसे जी कन्नौज, ये सब एक फोन इंतजार कर रहा है। गुना के शिशुपाल जी काफी देर से प्रतीक्षा में। शिशुपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जल्दी से आप अपना प्रश्न कर लें। शिशुपाल जी, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा ये प्रश्न है कि मतलब ये आम का पेड़ है, 2 साल में एक बार आता है जी। आम के पेड़ हैं। तो क्या चाहते हैं आप? तो उसमें मतलब ऐसा क्या किया जाए तो वो हर साल आने लगे? ओफो, बड़ी भारी समस्या इन्होंने उठाई। डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। श्रीवास्तव जी, ये कोई बहुत गंभीर समस्या हम इसको नहीं कहते हैं। दरअसल है क्या कि हमारे जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, या यूं कहें कि उत्तर भारत में जितनी भी आम की किस्में हैं उनमें अल्टरनेट बियरिंग, मतलब एक वर्ष फलन होता है, एक वर्ष एकांतर फलन होता ही है। ये यहाँ की किस्मों की अपनी एक विशेषता है। लेकिन हाँ, अब वर्तमान में ऐसी किस्में भी वैज्ञानिकों ने विकसित कर दी जिनमें मुख्य रूप से आम्रपाली है, मल्लिका है, अंबिका है। ये ऐसी किस्में हैं कि जो नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत में भी अगर उनका रोपण किया जाता है तो भी ये मतलब लगातार उसमें रहती हैं। जहां तक अब बात इनका समस्या का समाधान है, तो एक उपाय है जो किया जा सकता है कि जो इनका आम का पौधा है इसकी टॉप वर्किंग, मतलब ऊपर से उसे किसी शाखा को काट के और उस पे जो आम्रपाली या मल्लिका किस्म का रोपण है वो कार्य अगर कर लिया जाए तो ये वृक्ष भी हर साल आम की गोटी लगाकर ग्राफ्टिंग करके, बडिंग करके आप नए सुधार किया जा विकास, नई किस्में विकसित कर सकते हैं। हम बातचीत कर रहे थे पाले के ऊपर, पाले से बचाव जरूर करवा दीजिए डॉक्टर साहब। तो पाले की जो बात हमने बताई कि हमारे किसान भाई कैसे समझेंगे कि आज पाला पड़ना है, क्योंकि बचाव के जो उपाय होते हैं वो किसान को पता तो होते हैं, लेकिन कब करे ये बड़ा गंभीर मसला हमारे किसान के सामने आता है। तो जैसे हमने बताया कि दोपहर तक हवा चलती है और शाम होते होते तक अचानक तापमान में गिरावट आती है, तो हमारे किसानों को ये समझ लेना है
कि पाला गिरने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला उपाय तो हमें अब चूंकि रात में ही बंदोबस्त करनी है, तो जो धुएं की बात आपने कही है कि जो ज्यादा मतलब प्रभावित खासतौर से फसलें, खासतौर से हमारी जो सब्जी वाली फसलें हैं या जो नए उद्यान हमारे किसान भाई लगाते हैं, उनके खेत के चारों तरफ हम जो घास फूस है, सूखी घास है, पुआल है, उनकी ढेरियां लगा के और रात के समय हम उनमें आग लगा दें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वहां का जो आसपास का तापमान है, इसमें इतनी शक्ति है कि 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान को वो बढ़ा देने की क्षमता रखता है और ऐसी स्थिति में भी पाला से फसल का बचाव होता है। दूसरा उपाय जो आपने थायो यूरिया का बताया है, बेशक थायो यूरिया के छिड़काव से पौधे के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो संतुलित रहता है और पाले का प्रभाव फसलों पर नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, ये विशेष उपाय थे, किसान भाइयों को समझ लेना है कि जब थरथराहट वाली स्थिति आया तो आपको क्या उपाय करना है, खास करके धुएं के बहुत सरल उपाय है। डॉक्टर साहब, फसलों में खास करके सब्जियों की फसलों में अभी 3 अवस्थाएं हैं। कुछ फसलें बोनी की जाना है, कुछ खेतों में खड़ी हुई हैं और कुछ का उत्पादन हम ले रहे हैं लेकिन उसको सुरक्षित तरीके से उत्पादन लेना है। तीनों अवस्थाओं में इस समय क्या फसलें हैं और कैसे अच्छा उत्पादन लेना है? देखिए श्रीवास्तव जी, जो सब्जी वाली फसलें हमारी इस समय फलन में है, यूं कहें जिनकी तुड़ाई करके हम बाजार में लेके आ रहे हैं, उनमें खास तौर से 2 ही बातें हमारे किसान बंधुओं को ध्यान रखने की है। एक तो समय पर जो एक अंतराल है सिंचाई का, इस समय जो मौसम है उसके हिसाब से 12 से 15 दिन के अंतराल से हमें लगभग सभी फसलों को सिंचाई देना है। दूसरी जो बात है पौध संरक्षण की, यूं तो इस मौसम में बहुत ज्यादा कीट या रोग प्रकोप इन फसलों में नहीं आते हैं, फिर भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कीट या रोग दिखाई देता है तो जो सामान्य सी दवाइयां हैं उनकी जो अनुशंसित मात्रा है, और मैं यहाँ विशेष जोर देना चाहूंगा, अपने किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि ये जो कीटनाशक दवाइयां हमारे किसान भाइयों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, इनका एक प्रभाव एक अंश सब्जियों के ऊपर भी छूट जाता है जो हमारे उपभोक्ता के द्वारा मतलब उपयोग किया जाता है। तो कभी भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बाजार में सब्जियां लेके जाते हैं उसके 3-4 दिन पहले हम कीटनाशकों का उपयोग करें, उसके उपरांत उसकी कटाई या तुड़ाई करके हम बाजार में उसको बेचें। कदापि ऐसा ना हो कि हमने कल शाम दवा डाली है और आज हम सब्जियों की तुड़ाई करके बाजार। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपयोगी बात कही। कभी भी किसान भाई तुड़ाई करने से पूर्व जो है विषाक्त रसायनों को बचाएं। राजेंद्र कुमार नरसिंहपुर के किसान भाई हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका प्रश्न क्या है? सर, हम ये जानना चाह रहे थे सर, तुअर में जी सर, ये हमारी 100 फली में तो 70 पक चुकी हैं, 30 अभी बाकी। तो इसमें हमारे आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं पे जो उतार चढ़ाव की जमीन है वहां पे पाला पड़ चुका है। तो ऐसे में हमारे जो खेत है उसमें पाला पड़ने की स्थिति है क्या? नहीं जी, बहुत मुश्किल की घड़ी में आप हैं, लेकिन फिर भी नहीं वास्तव जी, वास्तव में जो पाले की और भी जो समस्या जो आपने बताई है कि कहीं कहीं जो निचला क्षेत्र है खेत का, वहां पर पाले से नुकसान अरहर की फसल में हो चुका है। तो देखिए, पाले से जो एक बार नुकसान हो जाता, नुकसान होता कैसे, थोड़ा सा मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो पत्तियां हैं इनके अंदर जो कोशिका है जिससे पत्ती का निर्माण होता है, कोशिका के अंदर जो पानी होता है वो जब तापमान नीचे आता है तो एकदम से जम जाता है और कोशिकाएं फट जाती हैं। और एक बार अगर कोशिका कोई फट गई है तो उसको वापस मतलब जीवित नहीं किया जा सकता। तो जो नुकसान हो चुका है उसको रिकवर या उसको भरपाई करना संभव नहीं है, लेकिन पाले की चूंकि संभावनाएं अभी भी बनी है और क्षेत्र ना प्रभावित हो, इसके लिए जो उपाय पहले बताए गए हैं उनको हमारे किसान भाइयों को अपनाना नितांत आवश्यक है। एक प्रश्न लेते हैं, प्रवेश कुमार हैं, नरसिंहपुर के किसान भाई हैं। प्रवेश जी, आपका प्रश्न? हाँ सर, मेरे प्रश्न है जी, बोलिए प्रवेश जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे घर एक अनार का पेड़ लगा हुआ है सर, वो फलता नहीं है, फल छोटे छोटे फली होकर गिर जाता, झड़ जाता है, तो ऐसा क्यों? फिर से दोहराए प्रश्न। काय का पेड़ लगाया आपने? उसकी उम्र भी बता दें। अनार का पेड़ सर, अनार का पेड़ कितना समय हो गया, कितने समय पहले आपने लगाया था? अनार का भाई कितनी उम्र हो गई उसकी? सर उसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स हो गए। 2 साल का अनार का पेड़ है। डॉक्टर साहब, फलने लायक हुए कि नहीं? देखिए, अनार का जो पौधा है यूं तो पहले वर्ष के उपरांत ही फूल आने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन फलों का गिरना
ये 2 कारणों से खासतौर से अनार के पौधे में होता है। एक तो जब फूल की अवस्था होती है उसमें यदि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप यदि उस समय है तो फूल नहीं रुकते हैं, फल गिर जाते हैं। और दूसरा जो प्रमुख कारण अपने यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो असंतुलित जो पोषक प्रबंधन है, या यूं कहें कि पोषण प्रबंधन होता ही नहीं है। कई किसान भाई 1 पौधे या 2 पौधों का ऐसा रोपण कर देते हैं और पौधे का रोपण के उपरांत उनके जो खुराक उस पौधे को चाहिए वो उस तक नहीं पहुंचती। इसलिए मैं यहाँ किसानों से कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जितने भी 1 पौधे हैं, 2 पौधे हैं या बड़े स्तर पर उसकी बागबानी है, अनार के पौधे की उम्र के अनुसार उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे कि अन्य फसलों को देते हैं उसका दिया जाना आवश्यक है। और खास तौर से वर्षा काल जब हमारा प्रारंभ हो तो प्रति ब्रज अगर 2 साल का पौधा है तो कम से कम हमें 40 से 50 किलो अच्छी पकी हुई गोबर की खाद पौधे के चारों तरफ जड़ से दूर हिस्से में हमें देना है। और साथ ही साथ लगभग 60 से 70 ग्राम जो है नाइट्रोजन, 60-70 ही ग्राम फास्फोरस और करीब 100 ग्राम के आसपास हमको पोटास का इस्तेमाल प्रति वृक्ष के मान से करना है। यदि इतना हम करते हैं तो फलन होगा, फल रुकेगा और अच्छी मतलब पैदावार हमारे किसानों को मिल सकती है। तो किसान भाई बिल्कुल जैसे कि हम दूध देने वाले जानवरों को अच्छा पोषण देते हैं उसी तरह से फल देने वाले वृक्षों को भी अच्छा पोषण देना पड़ेगा, अच्छी खाद देना पड़ेगी और साथ में जो रसायन डॉक्टर साहब ने बताया उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, तभी अच्छे फल मिल सकेंगे। डॉक्टर साहब क्या विशेष सावधानी रखना है सब्जी उत्पादकों को इस समय? मैंने जैसा पहले चर्चा में आपको कहा कि इस समय 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो सिंचाई का हमें खास ध्यान रखना है और दूसरा कीट और रोग प्रकोप की जो संभावनाएं हैं उनसे फसल को हमें बचाना है। हमारे यहाँ इस समय लहसुन और आलू 2 बड़ी कॉमर्शियल जिसको हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक फसलें हैं। लहसुन की फसल मुख्य रूप से अगर देखें औसतन 50 से 60 दिन की अवस्था में आ चुकी है और इस अवस्था में इस फसल में रस चूसने वाले कीट खासतौर से थ्रिप्स और माइट ऐसे कीटों का प्रकोप बड़ी तेजी से अचानक होता है। और ये जो मौसम है अगर इसमें थोड़ी से तापमान में जैसे ही अभी बढ़ोतरी जिसकी संभावना भी है यदि होगी तो थ्रिप्स और माइट 2 ऐसे कीट हैं जो लहसुन और प्याज दोनों फसलों में वो रस चूसते हैं और पत्ती को जहां से वो कीड़ा रस चूसता है वहीं से वो पत्ती मुड़ जाती है, जिसको हमारे किसान भाई खासतौर से चूड़ा मुड़ा जैसी बीमारी कई बार समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं किसानों से कहना चाहूंगा कि उस पर खास वो निगाह रखें और लहसुन और प्याज दोनों ही फसलों में इस कीट के बचाव के लिए और इसकी पहचान के लिए खेत में कभी जाएं और हाथ लगाएं, अगर उसे थोड़ा सा हम हिला दें तो सफेद सफेद बारीक बारीक से कीट जो है खेतों से उड़ते दिखाई देते हैं। इसके प्रबंधन के लिए बहुत साधारण सी दवाई डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में, यूं कहें जो 15 लीटर का पंप होता है हमारे किसान भाई जो इस्तेमाल करते हैं उसमें 15 मिलीलीटर दवा मिला के उसका छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल से करें। 2 बार छिड़काव यदि कर देते हैं तो इन कीटों के प्रकोप से बचेंगे। प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण फसल काफी देर से किसान भाई रुके हुए हैं। प्रताप सिंह नरसिंहपुर के ही किसान है, आज तो नरसिंहपुर के किसान ही छाए हुए हैं। बोले प्रताप सिंह जी क्या समस्या है आपकी? हेलो जी बोलिए। सर हम ये बोल रहे थे सर हमारे यहाँ एक कटहल का पेड़ लगा हुआ है सर, उसके फल छोटे छोटे में गल जाते हैं जी, बिल्कुल बड़े नहीं हो पाते हैं सर। 10 साल का हो गया है। 10 साल का पौधा हो गया डॉक्टर साहब, फल झड़ जाते हैं जी। देखिए कटहल में फलों के झड़ने की एक बहुत गंभीर ये समस्या है और कटहल के बारे में जो हमारे गांव में जो हमारे किसानों की कहावत है वो काफी हद तक सही भी है कि कटहल जो है नॉन वेजिटेरियन वृक्ष है। मतलब इसमें खासतौर से इसलिए कहते हैं कि इसमें फास्फोरस और पोटास 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में इस पौधे को आवश्यकता होती है खासतौर से फलन के लिए। तो हमारे किसान भाइयों को एक तो फास्फोरस और पोटास तत्व की पूर्ति के लिए जो बोन मिल यदि बाजार में उपलब्ध हो जाए तो प्रति वृक्ष करीब आधा किलो से 1 किलो तक वृक्ष की उम्र के अनुसार हम उसका उपयोग कटहल में करें। हड्डियों की खाद की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक जो हमारा हार्मोन का इसमें डिस्टरबेंसेस भी काफी हो जाते हैं, उसके लिए नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जिसको कि हम प्लानोफिक्स के नाम से जानते हैं,
इसका 100 ppm का जो घोल है उसका छिड़काव हम दिसंबर जनवरी महीने में 2 बार वृक्ष में करते हैं, तो पुष्पन भी अच्छा होता है और फलन में रुकने की संभावना पूरी रहती है। यानी प्लेनोफिक्स या NA जो बोला है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, 1000 लीटर पानी में केवल 100 मिलीलीटर दवा मिलाना है, तब जाके ये घोल बनेगा। इससे ज्यादा डालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पौधा बिल्कुल सही बात हो सकता है। और ये काफी सारे क्षेत्र में हो जाएगा, दूसरे फलों में भी लग सकता है क्या? दूसरे फल वृक्षों में बिल्कुल दूसरे, जैसे अभी हमारे आम की अगर हम उसकी बात करें तो उसमें इसी सांद्र में, मतलब इसी मात्रा में यदि हम फूल आने से पहले की अवस्था में आम के वृक्ष पे भी अगर इसका छिड़काव कर देते हैं तो न केवल फूलों की संख्या बढ़ती है बल्कि फल जो है ज्यादा मात्रा में बनते भी हैं और गिरते नहीं हैं। जी एक सब बहुत खास बातें जो अब कार्यक्रम के आखिर में आप कहना चाहेंगे? देखिए, खासतौर से इस समय पाले की बात हम लोगों ने पूरी कर ली है। सिंचाई पर खास हमारे किसान बंधुओं को ध्यान देते रहना है सब्जी की फसलों में, और जिन किसान भाइयों को अगली फसल की तैयारियां करनी है, जिनमें खासतौर से प्याज और टमाटर जो गर्मी के लिए हमारे किसानों को तैयार करना है, उसके रोपड़ी तैयार करने का ये समय है। दूसरा, जो कद्दू वर्गी जो हमारी सब्जियां हैं उनकी हमें जो अर्ली, मतलब ज्यादा जल्दी से उपज अगर बाजार में लेनी है और हमारे किसानों को अच्छे दाम लेने हैं, तो उनके पौधे अभी संरक्षित क्षेत्र में, मतलब हम घास फूस की झोपड़ी बना के और पत्तों के जो दोने बनाकर उनकी हम बिजाई इस समय कर सकते हैं। और जैसे ही तापमान 20 जनवरी 25 जनवरी के बाद बढ़ता है, उस समय हम ले जाके उसे खेत में लगा दें, तो उसकी रोपड़ी भी तैयार करने का ये बहुत अच्छा समय है। और प्याज में खास तौर से किसान भाइयों ने रोपड़ी अपनी तैयार कर रखी है, अगले 10-15 दिनों में उनको खेत में उसकी रोपाई के लिए अपनी पूरी तैयारियां करनी है। जी डॉक्टर साहब, और किसान भाइयों, चूंकि ये साल का आखिरी कार्यक्रम, नया वर्ष आने वाला है, तो दूरदर्शन और कृषि दर्शन परिवार की ओर से आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। इस वर्ष भी हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तीसरा कृषि दर्शन कार्यक्रम, तीसरा कृषि कर्मण अवार्ड हमने लिया है। तो इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और जो भी सहयोगी विभाग इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और हमारे किसानों का मार्गदर्शन करते हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे आज के दिन। और इसी के साथ अब विदा लेने की घड़ी है, तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।